दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को दो वीडियो बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं और दोनों में से दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इसके बाद मेरे दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को लेकर आऊंगा 15 मार्क्स वाला। 4 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके दे रहा हूं। चारों क्वेश्चन मेरे दोस्तों जो मैं बताऊंगा D2 आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और एक वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगी वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। तो आइए सर बात करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा हिंदी एमडीसी पेपर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। इसका पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, दूसरा भी डिस्कस किया। तीसरा क्वेश्चन है सर कि भाषा की हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करें। बहुत ही सुंदर है, रट्टा नहीं लगाना है, एकदम देसी लैंग्वेज में मैं आपके दिमाग में मेरे दोस्तों घुसाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। हिंदी क्या है भाई? अब हमारा हिंदी क्या है याद रखेगा मेरे दोस्तों, हिंदी भारत का मातृभाषा है। क्या मेरे भाई? हिंदुस्तान का मातृभाषा है जो हर एक व्यक्ति बोलते हैं, यस या नो। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया कि हिंदी जो हमारा भाषा है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुई, लोगों तक ये भाषा कैसे पहुंचा, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए सर, भाषा का अर्थ है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा मेरे दोस्तों कि भाषा का अर्थ क्या है। आइए सर बात करते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष, कौन सा मेरे दोस्त? संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसे मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं तो आपको समझ में आ रही है। वही आपसे कह रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा वो साधन है, भाषा के बिना ये दुनिया अधूरा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जैसे एक प्राणी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह से एक प्राणी को जीवन यापन गुजारने के लिए भाषा का होना अति आवश्यक है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के सम्मुख अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। जैसे मेरे दोस्तों, मेरे दिलरुबा, मेरे जाने मन, मेरे जिगर का टुकड़ा के अंदर में क्या भावना है वो मुझे बताती है, मेरे अंदर में क्या भावना है मैं उसे बताता हूं, है ना। तो वही कह रहा है कि भाषा जो होती है मेरे दोस्तों वो एक तरह का साधन है जो हम अपने भावनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरा लोग हम लोगों तक पहुंचाती है। आगे कहता है कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। हम सभी को पता है और हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है भाई? तो बताएंगे सर ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कि कोई भाषा विद्वान रही हो, मतलब ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद को भी पढ़ने से यह पता नहीं चलता है कि उस समय में भी हिंदी का विकास हुई थी, परंतु आज उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हो पाया। लोग मानते हैं कि ऋग्वेद से पहले भी हमारा भाषा थी, भाषा हिंदी भाषा, लेकिन आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाए। हिंदी भाषा का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। हिंदी भाषा का इतिहास जो है करीब 1000 साल पुराना है। हिंदी भाषा का विकास आभ्रसम से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का जो विकास का जो क्रम हुई है वह कैसे है? पहले संस्कृत था जो भाष धातु से उत्पन्न हुई थी जिसका अर्थ होता था बोलना या कहना। फिर लोग पाली भाषा आए, उसके बाद प्राकृतिक भाषा आए, पाली भाषा प्राकृतिक भाषा मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर अपभ्रंश आए, फिर हमारे पास हिंदी भाषा पहुंची। तो इस तरह से मेरे दोस्तों हमारा हिंदी भाषा का धीरे धीरे क्या हुई? विकास हो पाया। ओके, आइए सर अगला कदम को बढ़ाते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुई। अब बात करते हैं सर जो हमारा हिंदी भाषा है इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। आइए सर बात करते हैं कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख में हुआ है। कोख मतलब जैसे माँ का कोख होते है ना, माँ 9 महीना तक पेट में मेरे दोस्तों पाल कर रखती है, ऐसे है ना, उसे कोख कहते हैं। वही कह रहा है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुई है, संस्कृत भाषा का पेट से हुआ है, जिसके 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम निर्धारित किया जा सकता है। जिसके 3500, 1-2 नहीं बल्कि 3500 वर्षों के इतिहास को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो तीनों पार्ट को मेरे दोस्तों अलग अलग क्रम से हम लोग दर्शाते हैं। जैसे हमारा प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं,
वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, ये हमारा याद रखना है मेरे दोस्तों 1000 वर्ष तक चला। फिर हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल की मैं बात करूं 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक चला। फिर हमारा यहाँ पे आधुनिक भारतीय काल की मैं बात करूं तो 1000 ईस्वी से अब तक चला। तो लगभग इस तरह से 3500 वर्ष इतिहास जो है मेरे दोस्तों, ये हम लोग इतिहास को 3 भागों में जब बांटते हैं तो पता चलता है मेरे भाई कि इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है और विकास हुआ है। आइए सर, पहला पे बात करते हैं सर प्राचीन भारतीय कला। पहला बात करते हैं प्राचीन भारतीय कला के बारे में, आखिर क्या कहता है। प्राचीन भारतीय काल में संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। उस समय हिंदी का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय काल में संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ और संस्कृत भी 2 भागों में बांटे हुए थे। संस्कृत भाषा का विकास हुई थी, लेकिन उस समय हमारे संस्कृत भी 2 भागों में बांटा हुआ था। एक का नाम था वैदिक संस्कृति, एक का नाम था लौकिक संस्कृति। एक का नाम का वैदिक संस्कृति और एक का नाम था हमारा लौकिक संस्कृति। ओके, आइए सर बात करते हैं वैदिक संस्कृति किसे कहते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है, वेद 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 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वही कह रहा है कि मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा से में हुई है उसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। यानी जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जिस कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई है उस कालखंड को मेरे दोस्तों वैदिक संस्कृति माना जाता है। ठीक, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्वान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं हो पाया। आखिर ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद से पहले कोई भाषा थी, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। इससे यह अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा वैदिक सांस्कृतिक भाषा थी। यानी जो आर्य लोग थे, आर्य समाज के जो लोग थे, उन लोगों का जो भाषा थी, ऐसे आज इतिहासकारों का मानना है कि वो लोग हमारा ऋग्वेद काल में जो भाषाएं थी वही भाषा बोलते थे। ठीक, आइए सर, वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो हमारा वेद है इसमें अगर मैं बात करूं वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब हम लोग वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये हम लोग देख सकते हैं कि वैदिक संस्कृति के रूप में भी बदलाव आता चला गया। जब हम लोग वेद के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो दिन प्रतिदिन ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे 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 दुनिया डेवलपिंग हुई, विकास हुआ, है ना, जैसे जैसे दुनिया क्या हुई मेरे दोस्तों, विकास हुआ, इसी तरह से संस्कृति के रूप में भी बदलाव आते चले गए कल्चरल में। ये तो सर हमारा वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल में। अब आते हैं सर हमारा लौकिक संस्कृति किसे कहते हैं। सुनिए मेरे भाई, संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। सिर्फ हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है साहित्य में। याद रखना है मेरे दोस्त, जो हमारा साहित्य है इसमें सांस्कृतिक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे लौकिक संस्कृति कहते हैं। इसे जहां पे हमारे साहित्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है उससे हम लोग लौकिक संस्कृति कहते हैं। संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया गया और उससे व्याकरणबद्ध किया जो वैदिक संस्कृति से काफी भिन्न है, जिसे लौकिक संस्कृति कहा जाता है। रामायण महाभारत नाटक व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। हमारे दोस्तों अगर आप रामायण की बात करें वाल्मीकि, महाभारत की बात करें वेदव्यास, नाटक व्याकरण आदि जो ग्रंथ है, इन सब ग्रंथों की जो रचनाकार हुई है ना, मतलब रचनाएं हुई है, वो संस्कृतिक भाषा में ही हुई है। ठीक है, चलिए सर, आइए सर बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय काल के बारे में। हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय काल के बारे में। इस काल में पाली, प्राकृति और अपभ्रंश भाषा का विकसित हुई है। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ है। लोक भाषा मतलब बोल रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रही है। कौन सा काल में? मध्यकालीन भारत में। इस समय भाषा का जो रूप में सामने आया उसे प्राकृति कहा गया। अगर मैं बोल रहा हूं और समझ में आ रहा है तो उस जमाने में उस भाषा को प्राकृति कहते हैं। प्राचीन काल में बोलचाल की जो भाषा तभी पड़ी हुई थी, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्रकृति के रूप में हुआ है।
प्रकृति निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित हुई है। जो हमारा प्रकृति है इसको हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं मेरे दोस्तों, डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पाली भाषा पहला। प्राचीन काल में बोलचाल भाषा विकसित होते होते या कहे तो सरल होते होते ही काफी बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया। जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलते 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 ही बदल रहा है भाषा, बोल रहा हूं फिर बोलते बोलते ही बदल रही है हमारी भाषाएं। तो वही कह रहा है कि प्राचीन काल की बोलचाल भाषा विकसित होते होते या कहे तो सरल होते होते काफी बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया। इसमें एक प्राकृतिक भाषा थी भाई, ठीक है, मैं सारा चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पाली भाषा के बाद बोलचाल की भाषा और परिवर्तन हुई तथा इसके प्राकृतिक की संज्ञा दी गई। जैसे बोल रहे हैं बदलाव हो रही है, तो इससे प्राकृतिक की संज्ञा दिया गया। सामान्य तौर पर जो भाषा प्राचीन काल की नहीं थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सरल थी, लोग को समझ में आते थे, इसे प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। जो भाषा हमारे पाली भाषा के साथ नहीं मिलते थे, पाली भाषा के साथ जो भाषा हमें नहीं मिलते थे और मेरे दोस्तों वो भाषा लोग बोलते थे, ये धीरे धीरे हमारे प्राकृतिक में शामिल होते चले गए। अब भ्रंश भाषा क्या भाई, यह भाषा प्राकृतिक भाषा के बाद की अवस्था है। जैसे हमारा पहले पाली भाषा हो गई, फिर हमारा प्राकृतिक भाषा हो गया, फिर हमारा आता है कौन मेरे दोस्तों, अब भ्रंश भाषा। ये दोनों भाषा के बाद की भाषा है, क्योंकि कुछ दिन बाद प्राकृति में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृति का विकास रुक गया, परंतु कथित प्रकृति विकसित अर्थात परिवर्तन होती गई। लिखित प्रकृति के आचार्य ने इसी विकास पूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया गया। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय काल क्या है। अब हमारे आधुनिक भारतीय काल में अब हमारा हिंदी का विकास हो गई। अभी प्राकृतिक भाषा देखे, पाली भाषा देखे, अब भ्रंश भाषा देखे, संस्कृत भाषा देखे। अब हम लोगों को देखना होगा हिंदी भाषा के बारे में। आधुनिक भारतीय काल में हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाएं विकसित हुई और मध्यकालीन युग समाप्त हो गया और उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आरंभ हो गया, जिसे आज हम लोग बोल रहे हैं। इस काल में अनेक भाषा जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, पंजाबी, मराठी, बिहारी, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहार आदि भाषा का विकसित हुई, जिसे समग्र रूप से हिंदी कहा जाता है ना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बिहार लोग बिहारी बोलते हैं लेकिन हिंदी से क्या मिलता जुलता है। यस या नो, समझ में आ रहे ना। इसी तरह से आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थानी भाषा बोलेंगे लेकिन हिंदी से क्या है, मिलता जुलता है। अब झारखंड आएंगे तो झारखंड में खोटा भाषा है लेकिन हिंदी से क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है। मध्यकालीन हिंदी, मध्य युग हिंदी में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली थी। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपनी वाणियों को जन्म जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का ही सहारा लिया। जितने सारे भक्ति थे, है ना, रामानुजन चाचा, जितने सारे हैं, सब लोग अपने भक्तों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे दोस्तों क्या करते, हिंदी भाषा का ही सहारा लिया। स्वतंत्रता के समय हिंदी। अब बात करते हैं सर हम लोग किसके बारे में, स्वतंत्रता के समय की हिंदी, जब हमारे देश अब आजाद होने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय हमारा क्या था, हिंदी ही थी भाई। ठीक है। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने लगे थे। महात्मा गांधी सहित अन्य बहुत सारे, महात्मा गांधी के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा देखो भारत एक विविधता वाले देश है ना। जैसे भारत के सभी क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब लोगों को एकजुट करने के लिए एक ही उपाय है, उनका एक मातृभाषा बना दिया जाए, अपना एक भाषा बना दिया जाए, उसी पर वो बातचीत करेंगे, बाकी जिसका घर में जो भाषा है वो बोलेंगे ही। ठीक है। तो उसी चीज को कहा कि महात्मा गांधी रहे सहित अनेक राष्ट्रीय नेता ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने को लगे थे। आइए सर, स्वतंत्रता के हिंदी भाषा की जितनी मांग है, अब अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा की जो मांग थी, डिमांड था, तो हिंदी भाषा की जितनी मांग है इंटरनेट पर उतना ही उपलब्ध नहीं है। जितना हिंदी भाषा की मांग उतना इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को इंग्लिश देखने को मिलता है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ, उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पर छा रहे हैं। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। वर्तमान समय में कई सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया।
जिससे हिंदी भाषी लोगों को किसी भी विषय की जानकारी बहुत ही आसान हो गया। आजकल हिंदी में इंटरनेट की एक ही हम लोकप्रिय भाषा बनकर उभर कर आई। आजकल अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा, आज इंटरनेट में हम सब के लिए एक आम भाषा उभर कर सामने आई। ठीक है, मेरा मानना है कि जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर ज़्यादा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि सारी सामग्री हिंदी में ही इंटरनेट पर मिलेगी। लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे, लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि सारी चीज़ हमें हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो इंग्लिश में सर्च करते हैं, यस या नो, हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो इंग्लिश में सर्च करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम लोग हिंदी सर्च करेंगे इंग्लिश की तरह तो हमें सारा सामग्री क्या मिलेगी, इंग्लिश की जगह हिंदी में मिलेगी। तो ये था सर हमारा हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। एक क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसके बारे में पूरी तरह बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करूंगा। बाकी शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिलहाल बात करता हूं ना स्टूडियो में।